साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और थंबनेल में जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास का हमारा जो विषय है वो है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन। अब सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आखिर पुनर्गठन होता क्या है। राज्यों के पुनर्गठन से तात्पर्य है समय समय पर नए राज्यों का निर्माण करना या राज्यों की जो सीमाएं या क्षेत्रफल है उसको परिवर्तित करके नए राज्य को बना देना। यही क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। राज्यों के पुनर्गठन के अर्थ के बाद अब हमारे सवाल जो मन में उठेगा वो ये है कि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता किसी देश में क्यों पड़ती है। भारत के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें तो दो कारण इसके पीछे हमें दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि तीन कारण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो कारण इस विषय में हमें दिखाई देता है वो है भारत में विविधता का होना। अब देखिए, जहां विविधता होगी वहां पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार की मांगे उठाई जाएगी। तो पहले विविधता को समझते हैं क्या होती है। विविधता का तात्पर्य है भारत एक विशाल देश है जहां मौसमी विविधताओं के साथ साथ हमें संस्कृति, लिपि, भाषा, धर्म आदि सभी प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। और जहां विविधताएं होती हैं वहां पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मांगे उठना भी लाजमी है। तो इसी संदर्भ में भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों से नए राज्य बनाए जाने की जो मांग है वो उठने लगी। और लोकतंत्र में जो उचित मांगे हैं उनको संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। उसी क्रम में भारत में अलग अलग समय पर नए राज्यों का गठन किया गया। साथ ही साथ दूसरा जो कारण है वो है भारत के संविधान का संघीय चरित्र होना। संघीय चरित्र का तात्पर्य है राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। और राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के क्रम में ही नए राज्यों का गठन भी समय समय पर किया गया। और तीसरी जो बात यहाँ निकल कर आती है वो है प्रशासनिक सुविधा। चूंकि यदि राज्य का क्षेत्रफल बहुत अधिक बड़ा होगा तो प्रशासन को कंट्रोल करने का जो काम है वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जो अंतिम छोर के लोग हैं उनको राज्य के साथ जो जुड़ाव है वो दूरी के कारण कम महसूस होगा। तो इसी के कारण, इस प्रशासनिक जटिलता के कारण भी एक बिंदु माना जा सकता है कि नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया या नए राज्यों का निर्माण जो है वो किया गया। तो मोटे तौर पर ये तीन कारण हमें राज्यों के पुनर्गठन में देखने को मिलते हैं। अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ इसकी बात हम करेंगे आजादी के समय से लेके अब तक, कि किस प्रकार से स्वतंत्रता, या यूं कहें कि स्वतंत्रता से भी पीछे जाकर हम देखेंगे कि किस प्रकार अखंड भारत से विभाजन प्रारंभ हुआ और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेके अब तक किस किस प्रकार नए राज्य बने। तो प्रारंभ करेंगे हम अखंड भारत के जो काल था उससे, जब पाकिस्तान भी हमारे भारत का ही क्या था, एक हिस्सा था। आज़ादी से पूर्व आप सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान भी हमारे देश का ही एक हिस्सा था। अब ये तय हुआ कि पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया जाएगा। अखंड भारत से दो देश बनाए जाएंगे, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा भारत। और इस विभाजन का जो आधार होगा वो होगा धार्मिक जनसंख्या। धार्मिक जनसंख्या का तात्पर्य वो क्षेत्र जहां पर मुसलमान ज़्यादा होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बहुसंख्या में। ज़्यादा का मतलब है बहुसंख्या में होंगे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाएंगे। और ऐसे क्षेत्र जहां हिंदू बहुसंख्या में होंगे वो किस में मिल जाएंगे, भारत में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्याएं कुछ देखने को मिली। क्या समस्याएं देखने को मिली? सबसे पहली समस्या थी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों उसमें सम्मिलित था। उस ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां स्पष्ट रूप से मुसलमान क्या हो, बहुसंख्या में हो। तो सबसे पहली समस्या तो ये आई कि फॉर्मूला क्या डिसाइड हो गया कि जहां बहुसंख्यक हिंदू होंगे वो भारत में, जहां मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से कोई भी इलाका जो है वो मुसलमानों की बहुसंख्या में नहीं था। लेकिन दो इलाके स्पष्ट रूप से ऐसे थे जहां मुसलमान क्या थे, अधिक संख्या में थे। और ये कौन से इलाके थे? एक तो क्या था, पश्चिम में, और एक पूर्व में। ठीक है, एक तो पश्चिम में, एक तो जो वर्तमान का भारत है उसके पश्चिम में, और एक जो वर्तमान का भारत है उसके पूर्व में। पश्चिम का जो इलाका था उसे पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नाम से शामिल किया गया। यानी भारत के पश्चिम से, जो अखंड भारत था उसके पश्चिम से एक भाग को तोड़कर क्या कर दिया गया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नाम से किस में शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। पूर्व की तरफ भी जो मुस्लिम बहुसंख्या वाला एक भाग था उसको तोड़कर पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। तो इस प्रकार से दो टुकड़े किए गए। एक पश्चिम की तरफ जो पाकिस्तान में सम्मिलित इलाका किया गया वो कौन सा था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। और पूर्व की तरफ किया गया वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में क्या कहलाता है,
बांग्लादेश कहलाता है। तो पूर्वी इलाका जो है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अब दूसरी समस्या जो यहाँ उत्पन्न हुई वो ये थी कि प्रत्येक जो मुस्लिम इलाका है, यानी जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, वो हर क्षेत्र राजी नहीं था कि पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए। पाकिस्तान में जाने को हर क्षेत्र राजी नहीं था, चाहे वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो, वो भारत के साथ रहना चाहते थे, भारत में शामिल होना चाहते थे। और साथ ही साथ मुसलमानों के जो नेता थे अब्दुल गफ्फार खां, वो भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने के विरोध में थे। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं सामने आई। इसके अतिरिक्त जो मुख्य समस्या सामने आती है वो बंगाल और पंजाब को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि बंगाल और पंजाब जो प्रांत थे उस समय अखंड भारत के या ब्रिटिश भारत के, जो बंगाल और पंजाब प्रांत थे, वहां पर मुसलमान क्या थे? बहुसंख्या में थे। मुसलमान क्या थे? बहुसंख्या में थे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ गैर मुस्लिम आबादी यानी हिंदू भी क्या करते थे? निवास करते थे। तो इनके जो बंटवारे में है वो समस्या आ रही थी, क्योंकि बंटवारे का आधार क्या था कि जहाँ जो जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके हिसाब से वो पाकिस्तान या भारत में सम्मिलित हो जाएगा। हिंदू ज़्यादा होंगे तो भारत में, मुसलमान ज़्यादा हुए तो पाकिस्तान में। लेकिन पंजाब और बंगाल के संदर्भ में समस्या ये आ रही थी कि यहाँ पर मुसलमान तो थे लेकिन गैर मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में थी। तो यहाँ विवाद की स्थिति थी कि बंगाल और पंजाब को कहाँ शामिल किया जाए, पाकिस्तान में शामिल किया जाए या भारत में शामिल किया जाए। तो इस समस्या का हल क्या निकाला गया कि पंजाब और बंगाल को क्या जोड़ दिया करा गया, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो पंजाब का जो पश्चिम वाला भाग है वो किस में सम्मिलित कर दिया गया? पाकिस्तान में। तो जहाँ जैसे भारत में एक पंजाब है वैसे ही पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का एक प्रांत वर्तमान में भी है। इसी प्रकार पूर्व की तरफ बंगाल जो था, बंगाल को भी क्या कर दिया गया? दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। पश्चिम की तरफ वाला जो भाग है वो भारत में पश्चिम बंगाल के नाम से शामिल हुआ, और पाकिस्तान में जो पूर्व की तरफ वाला भाग है वो पूर्वी बंगाल के नाम से किस में शामिल कर दिया गया? पाकिस्तान में, उस समय के पाकिस्तान में क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। और इस बंटवारे का जो आधार था वो था जिला या उससे निचला स्तर। ठीक है, जिला या उससे निचले स्तर को आधार माना गया। ऐसा नहीं कि एक गांव को इधर कर दिया, दूसरे गांव को भारत में कर दिया, एक गांव को पाकिस्तान में और उसी गांव के दूसरे हिस्से को किस में कर दिया गया? भारत में। ऐसा नहीं, विभाजन का आधार क्या होगा? कम से कम क्या होगा? जिला या फिर जिले से निचला स्तर विभाजन का आधार माना गया। लेकिन ये जो विभाजन है इसकी परिणति 15 अगस्त 1947 तक नहीं हो पाई थी। यानी 15 अगस्त 1947 तक लोगों को ये मालूम नहीं था पंजाब और बंगाल में कि वे भारत का हिस्सा होने वाले हैं या पाकिस्तान का हिस्सा होने वाले हैं। इससे क्या हुआ? दिल्ली और अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता आदि जो क्षेत्र थे वहां पर सांप्रदायिक जो हिंसा है वो छिड़ गई, यानी दंगे वहां पर क्या हो गए? छिड़ गए। अब इन दंगों के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया? दंगों में जो हिंसा हुई उसके विरुद्ध दिल्ली में और कलकत्ता में क्या किया? उपवास किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के जो अतिवादी नेता थे, जो कट्टर हिंदू थे और कट्टर मुसलमान थे, वे गांधी जी के इस कदम से नाराज हुए। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहते थे? विभाजन इस प्रकार से चाहते थे कि मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएं और सारे के सारे जो हिंदू हैं वो भारत में रहें। तो इस प्रकार गांधी जी ने उपवास किया, कुछ लोग उनसे नाराज हुए और इसी नाराजगी में गोडसे ने गांधी जी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जैसे ही गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की जाती है, सांप्रदायिक तनाव का जो वातावरण था उसमें कुछ कमी आती है। कमी का कारण एक तो गांधी जी की हत्या, गांधी जी की हत्या के कारण सभी लोग एकदम क्या थे? शोक थे, सदमे में थे। दूसरा, आरएसएस नाम की जो संस्था थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन सभी का परिणाम ये हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा में क्या आ गई? कुछ कमी आ गई। तो ये तो थी आज़ादी से पहले की बात कि आज़ादी से पहले किस प्रकार से जो अखंड भारत था उसका विभाजन हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आज़ादी के पश्चात क्या होता है। जब भारत आज़ाद होता है उस समय स्थिति क्या होती है? देसी रियासतें भी भारत में सम्मिलित थी। दो प्रकार की इकाइयां हमें देखने को मिली थी, एक तो प्रांत और एक देसी रियासत। देसी रियासत और प्रांत। जो ब्रिटिश शासन था उस समय दो प्रकार की इकाइयां हमें देखने को मिलती थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासतें। देसी रियासतें वे जहां राजाओं का शासन होता था, रजवाड़े ये कहलाते थे। तो इस प्रकार के रजवाड़े 565 रजवाड़े उस समय थे। इन रजवाड़ों को स्वतंत्रता के पश्चात, प्रांतों को तो भारत में शामिल कर लिया गया। जो देसी रियासतें थी उनको क्या दिए गए? 3 प्रस्ताव दिए गए। भारत में जो देसी रियासतें थी उनके शासकों को 3 प्रकार के प्रस्ताव दिए गए। क्या प्रस्ताव दिया गया?
इनमें से एक किसी एक को उनको चुनना था। पहला प्रस्ताव ये था कि वो भारत में शामिल हो जाएं, ठीक है। दूसरा प्रस्ताव था कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। किस में शामिल हो जाएं? पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। और तीसरा प्रस्ताव इनको क्या दिया गया कि ये अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। और ये निर्णय किसको करना था? जो रजवाड़े थे या देसी रियासतें थे उनके राजाओं को ये निर्णय करना था। रजवाड़ों की जो प्रजा है उनको इस अधिकार उस निर्णय लेने में कोई अधिकार नहीं था। यानी देसी रियासतों के राजा तय कर देंगे कि वहां की प्रजा को कहां जाना है, पाकिस्तान में जाना है या भारत में जाना है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। लेकिन रजवाड़ों के जो शासक थे वो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, ठीक है। रजवाड़ों को छूट दी गई, देसी रियासत के शासकों को छूट दी गई कि या तो भारत में आ जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो अपना। तो ज़्यादातर जो शासक हैं वो क्या चाहते थे? भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनकी जो प्रजा थी, उनकी जो जनता है, वो क्या चाहती थी? भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। तो एक विचित्र प्रकार की स्थिति यहाँ बनी कि जनता सम्मिलित होना चाहती थी लेकिन जनता को ये निर्णय लेने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अब शुरू हुआ सरदार पटेल द्वारा रजवाड़ों के विलय का कार्य, ठीक है। शुरू में भारत सरकार ने इसके संदर्भ में कैसा रुख अपनाया? लचीला रुख अपनाया। आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में कि 3 ऑप्शन दिए गए, भारत में आ जाओ, पाकिस्तान में आ जाओ या जैसे हो वैसे रह जाओ, स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखो। इस प्रकार का लचीला रुख प्रारंभ में अपनाया गया। और इस लचीले रुख के होते हुए भी ज्यादातर भारत की जो देसी रियासतें थी या रजवाड़े थे वो बातचीत के माध्यम से स्वेच्छा से ही भारत में क्या हो गए? सम्मिलित कर दिए, सम्मिलित हो गए। एक रियासत थी त्रावणकोर। कौन सी रियासत? त्रावणकोर। दक्षिण भारत की ये देसी रियासत थी। इस त्रावणकोर रियासत का जो राजा था उसने सबसे पहले घोषणा की कि मैं तो तीसरा ऑप्शन अपनाऊंगा। तीसरा ऑप्शन मतलब मैं आजाद रहूंगा, त्रावणकोर को हम आजाद रियासत रखेंगे। आजाद रहने की क्या कर दी थी? इसने घोषणा कर दी थी। बातचीत का दौर प्रारंभ हुआ और अंत में जो त्रावणकोर का राजा है उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं स्वेच्छा से किस में शामिल हो रहा हूँ? भारत में सम्मिलित हो जाऊंगा। अब सभी देसी रियासतें एक एक करके भारत में क्या हो रही थी? सम्मिलित हो रही थी। और जैसे जैसे ये विलय होती जा रही थी एक हस्ताक्षर, एक जो एग्रीमेंट है उस पर ये हस्ताक्षर करती जा रही थी। और वो एग्रीमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके द्वारा कुछ शर्तें तय की गई और इन शर्तों के एवज में रियासतें किसमें शामिल हो गई? भारत में शामिल होती जा रही थी। अब बात मणिपुर की यदि हम बात करें, पूर्वोत्तर में एक राज्य था मणिपुर। इसका जो विलय था वो थोड़ा कठिन था, ठीक है। बाकी की जो रियासतें सम्मिलित हुई वो क्या हुई थी? बिना किसी शर्त के भारत में सम्मिलित हो गई थी। लेकिन मणिपुर का जो विलय था वो क्या था? शर्त सहित था। कुछ शर्तों के सहित मणिपुर क्या हुआ? सम्मिलित हुआ भारत में। भारत का जो संघ बना उसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन थोड़ा कठिन ये था, इसको शामिल करना थोड़ा कठिन रहा बाकी की जो रियासतें थी उनकी अपेक्षा, क्योंकि बाकी की रियासतें बिना किसी शर्त के हो गई, ये कुछ शर्तों के साथ क्या हो गया? सम्मिलित हो गया था। तो 1947 से पूर्व की स्थिति ये थी कि मणिपुर भी क्या हो गया था? शामिल हो गया था किसमें? भारत में। अब केवल 3 ऐसी रियासतें बची थी 1947 के बाद, यानी 1947 तक। अधिकतर यानी इन 565 जो देसी रियासतें थी उनमें से 562 देसी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी बातचीत के माध्यम से, कुछ तो कुछ बिना शर्त के और कुछ शर्तों सहित भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन 3 रियासतें अभी भी क्या हुई थी? अड़ी हुई थी। एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक कश्मीर। 1947 तक यानी भारत आज़ाद हुआ तब तक भी फैसला नहीं हो पाया था कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का जो विलय होगा वो भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा या स्वतंत्र अस्तित्व ही अपना बनाए रखेंगे। बात हमने की थी मणिपुर की कि मणिपुर का जो विलय हुआ था वो कैसे हुआ था? कठिनता से हुआ था, शर्तों के साथ हुआ था। तो आइए देख लेते हैं। मणिपुर का जो विलय हुआ था उसमें क्या हुआ था? 1947 यानी हमारी जब आज़ादी हमको मिली थी उससे कुछ दिन पहले जो यहाँ का राजा था, किसका? मणिपुर का राजा था बोध चंद्र सिंह, ठीक है। बोध चंद्र सिंह ने आज़ादी से कुछ ही समय पहले क्या किया था? हस्ताक्षर किया था इंस्ट्रूमेंट पे, जो एग्रीमेंट था विलय के लिए, देसी रियासतों के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस पर थोड़े ही दिन पहले, आज़ादी के थोड़े ही दिन पहले हस्ताक्षर किया, लेकिन एक शर्त के साथ हस्ताक्षर किया। और वो शर्त क्या थी कि आंतरिक स्वायत्तता का जो मामला है वो मणिपुर स्वयं अपने पास में रखेगा। यानी आंतरिक रूप से
हम क्या रहेंगे, स्वायत्त रहेंगे। किसी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध जो होंगे वो भारत के अधीन रहेंगे, भारत सरकार उस पर निर्णय करेगी। लेकिन मणिपुर के अंदर जो हम करेंगे वो हमारी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। इस प्रकार की शर्त के साथ मणिपुर भी क्या हो जाता है, किसमें विलय हो जाता है, मणिपुर का भी भारत में विलय हो जाता है। लेकिन मणिपुर के जो कुछ दल हैं, कुछ राजनीतिक दल जो हैं मणिपुर के, वो इस विलय के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। इसलिए मणिपुर में क्या होता है, नाराजगी जाहिर की जाती है इस विलय के विरुद्ध। अब जून 1948, जून का जब महीना आता है, एक वर्ष गुजर जाता है, 1948 में जनता का दबाव होता है और इस जनता के दबाव के कारण जून 1948 में मणिपुर में क्या करा दिए जाते हैं, चुनाव करा दिए जाते हैं। कि अब आंतरिक स्वायत्तता के शर्त पे यह शामिल हुआ था कि आंतरिक स्वायत्तता हमारी रहेगी और जो शासक था वो बना हुआ था वहाँ पे। लेकिन 1948 में क्या हुआ, जनता का दबाव पड़ा और इस दबाव के कारण वहाँ पे क्या कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। और मणिपुर स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा राज्य था जिसमें हम देखेंगे कि भारत की जो लोकसभा के चुनाव पहले होते हैं वो भी 1952 में जाके होते हैं, लेकिन मणिपुर में 1948 में ही चुनाव करा दिए जाते हैं, वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो मणिपुर ऐसा पहला रियासत थी, पहला राज्य था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या किया जाते हैं, भारत में चुनाव कराए जाते हैं और संवैधानिक राजतंत्र मणिपुर में कायम होता है। संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य क्या हुआ, राजतंत्र यानी राजा के पद तो जो है बरकरार रहता है, लेकिन वो किसके अनुसार, संविधान के अनुसार चुना जाना निश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र शामिल हो जाता है क्योंकि चुनाव वहां पर करवा दिए जाते हैं। ये थे मणिपुर के विलय की बात। तीन, बाकी अभी भी तीन रह गए, कौन कौन से, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। बात करते हैं हैदराबाद के विलय की। हैदराबाद के विलय की यदि हम बात करें तो हैदराबाद में जो शासक था वो निजाम कहलाता था। कौन, उसका नाम क्या था, निजाम। निजाम की पदवी उसी मिली हुई थी। निजाम ने नवंबर 1947 में क्या किया, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। कब, नवंबर 1947 में, यानी हमारी आज़ादी के बाद। क्या फैसला किया कि एक साल तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। ठीक है, कि एक साल हम जैसे हैं वैसे ही हमें रहने दो, हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। इस प्रकार का समझौता भारत सरकार से कौन कर लेता है, हैदराबाद कर लेता है। लेकिन इसी बीच तेलंगाना जो क्षेत्र था हैदराबाद का, वर्तमान में तेलंगाना को राज्य बना दिया गया, लेकिन उस समय तेलंगाना हैदराबाद का एक हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना में किसानों द्वारा क्या कर दिया गया, निजाम के विरुद्ध क्या छेड़ दिया गया, एक आंदोलन छेड़ दिया गया। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी क्या किया, बढ़ चढ़ के क्या लिया, हिस्सा लिया। साथ ही साथ जो हैदराबाद में कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी थी उसने भी इस आंदोलन का क्या कर दिया, समर्थन किया। तो ये आंदोलन एक बड़े पैमाने का आंदोलन बन गया। ठीक है, और हैदराबाद इस आंदोलन का क्या बन गया, केंद्र बन गया। अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए, कौन से आंदोलन, जो तेलंगाना क्षेत्र के आंदोलन किया था, बढ़ गया, उसका स्वरूप जो है बड़ा हो गया क्योंकि कांग्रेस ने भी उसको समर्थन किया, कम्युनिस्टों ने भी उसको समर्थन किया। तो बड़े पैमाने पर जो ये आंदोलन फैल रहा था उसको कुचलने के लिए जो हैदराबाद का निजाम था उसने अपने सैनिक भेजे, और इसके जो सैनिक थे वो रजाकार कहलाते थे। तो रजाकारों ने भारी मात्रा में वहाँ क्या की, हिंसा की, और जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे उन गैर मुस्लिम लोगों पर भारी मात्रा में क्या किए, अत्याचार किए, हत्या और बलात्कार जैसे कार्य किए। महिलाओं का बलात्कार किया गया, जबरदस्ती भारी मात्रा में हत्याएं की गई गैर मुस्लिम आबादी की। सितंबर का महीना आता है 1948 का, नवंबर 1947 में हमने देखा था कि एक साल तक यथास्थिति बनाए रखने की बात पे समझौता हुआ था, वो एक साल गुजर चुका था। सितंबर का महीना आता है 1948 में, वो एक साल गुजरा भी नहीं था, गुजरा भी नहीं था। तो इस हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने क्या भेज दी, वहाँ पे सेना भेज दी, और भारतीय सेना ने क्या किया, निजाम की जो सेना थी उसको क्या किया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो निजाम की सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार से सेना की कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का आखिरकार 1948 में जाके क्या हो जाता है, भारत में विलय हो जाता है। ये बात हुई किसकी, हैदराबाद की। उसके बाद बचा था जूनागढ़। जूनागढ़ पर यह निर्णय किया गया कि भाई जनमत करवा लेते हैं, जनमत संग्रह करवा लेते हैं। यदि जनता सम्मिलित होना चाहेगी भारत में तो जूनागढ़ किस में सम्मिलित हो जाएगा, भारत में सम्मिलित हो जाएगा। तो जनमत संग्रह किया गया और इस प्रकार से जूनागढ़ भी स्वतंत्रता के पश्चात भारत नाम के संघ में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। ये था जूनागढ़ का विलय। उसके बाद आता है सबसे मुश्किल, कश्मीर के विलय की बात।
कश्मीर की स्थिति की यदि हम बात करें तो कश्मीर की जो आबादी थी, कश्मीर जो देशी रियासत थी उसकी अधिकांश जो आबादी थी वो तो थी क्या, मुसलमान। लेकिन वहां का जो राजा था वो था हिंदू, नाम था उसका हरि सिंह। अब हरि सिंह क्या करना चाहता था, जो राजा था कश्मीर का, वो ना तो भारत में शामिल होना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में। यानी वो कश्मीर को क्या रखना चाहता था, स्वतंत्र रखना चाहता था। और इसके लिए वो भारत और पाकिस्तान दोनों से ही क्या करने लगा, भारत से भी और पाकिस्तान दोनों से ही क्या करने लगा, बार्गेनिंग या समझौता करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच वहां एक नेता के रूप में उभरते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में एक पार्टी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता होते हैं वो होते हैं शेख अब्दुल्ला। ठीक है। अब ये जो शेख अब्दुल्ला होते हैं ये क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं किसके, कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल ना किया जाए, उसके विरोध में ये क्या करते हैं, आंदोलन छेड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य हरि सिंह कश्मीर का जो राजा था उसका तो स्टैंड ये था कि जहां उसे फायदा मिले वहां उसे जाना है। तो इस प्रयास में वो पाकिस्तान और भारत से क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बार्गेनिंग कर रहा था। लेकिन वहां की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान में जाने के विरुद्ध थे कि पाकिस्तान में सम्मिलित न किया जाए किसको, कश्मीर को। तो इन्होंने दबाव बनाना चालू किया, किसने, शेख अब्दुल्ला ने, किसके ऊपर, हरि सिंह के ऊपर दबाव बनाना चालू किया। ठीक किए, और दबाव बनाते हुए एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है। और हरि सिंह इससे क्या आ गया, राजा हरि सिंह जो था कश्मीर का, उसके ऊपर दो दबाव अब कार्य कर रहे थे। एक तो उसको जल्दी निर्णय लेना था कि भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, और ऊपर से दूसरा आंदोलन किसने छेड़ दिया, शेख अब्दुल्ला। वो ये कहता था कि पाकिस्तान में नहीं जाए। फिर उस एक अन्य दबाव इसके ऊपर आता है राजा हरि सिंह के ऊपर, कब, जब जो कबालाई घुसपैठिए थे जो कि पाकिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने अक्टूबर 1947 में क्या कर दिया, कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही आक्रमण किया, एक तरफ तो घुसपैठियों का आक्रमण, एक तरफ शेख अब्दुल्ला ने दबाव बनाया हुआ है, तो आखिरकार इसको हार के क्या करना पड़ा, भारतीय सेना से क्या करनी पड़ी, मदद मांगनी पड़ी। भारतीय सेना ने मदद की, लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि मदद तो करेंगे लेकिन शामिल होना पड़ेगा हम में। तो और उसके एवज में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने करवाए, भारत सरकार ने किससे करवाए, राजा हरि सिंह से करवा लिए। और लेकिन शर्त यहाँ राजा हरि सिंह ने क्या रखी कि कश्मीर की जो स्वायत्ता है वो बरकरार रहेगी, यानी कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। और यहीं से निकल कर आता है आर्टिकल 370, जिसके बारे में हम अलग से एक क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है। ये तय हुआ कि कश्मीर की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाएगा, आंतरिक स्वायत्ता कश्मीर की बरकरार रखी जाएगी। और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, यानी ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये चले जाएंगे, स्थिति जब सामान्य होगी कश्मीर में, तब एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। और जनमत संग्रह में ये फैसला लिया जाएगा कि कश्मीर पर क्या किया जाए, पाकिस्तान में जाए, जाना चाहे जनमत संग्रह तो पाकिस्तान में चला जाए, और भारत में रहना चाहे तो भारत में रह जाए। इस प्रकार का कश्मीर के विलय के संदर्भ में घटनाक्रम जो है वो घटा है। हालांकि कश्मीर का विलय और कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में आने वाली क्लास में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ एक सामान्य परिचय हमने लिया कि किस प्रकार से कश्मीर का जो विलय है वो भारत में हुआ था। अब ये सब बातें हो गई आज़ादी के समय की, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में भी अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से क्या उठती रही, नए राज्यों को बनाने की मांग उठती रही। और इसी क्रम में ब्रिटिश शासन के दौरान यदि हम देखें तो प्रांतों की जो सीमा निर्धारित की जाती थी, यानी ब्रिटिश शासन के समय भी भारत को क्या बांटा हुआ था, प्रांतों में बांटा गया था। लेकिन उस समय राज्य जो कि क्या कहलाते थे, प्रांत कहलाते थे, उनके सीमांकन या यूं कहें उनके अलग अलग प्रांतों में बांटने का आधार जो था वो था प्रशासनिक सुविधा। क्या था, प्रशासनिक सुविधा। इस संदर्भ में कांग्रेस का जो स्टैंड था वो आजादी से पहले कुछ अलग था। क्या था, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में, और उस अधिवेशन में बात क्या कही जाती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये स्वीकार करती है कि आज़ादी के बाद भारत का जो पुनर्गठन किया जाएगा वो ब्रिटिश की तरह है, ब्रिटिशीय प्रांत जो कि प्रशासनिक सुविधा पर आधारित थे उसकी तरह नहीं, कैसे किया जाएगा, भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाएगा।
साथ ही साथ जो कांग्रेस में उस समय प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थी, उनमें भी भाषाई आधार पर क्या किए गए, निर्धारण किए गए। यानी जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां बनाई गई वो भाषा के आधार पर बनाई गई। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या था आजादी से पहले कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। अब स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर पुनर्गठन के विचार को जब कांग्रेस के थिंक टैंक द्वारा सोचा गया तो ये निकलकर सामने आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यदि हम कर देंगे तो उससे प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी दुविधा होगी, नंबर एक। दूसरा, देश में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी और देश का जो विभाजन जो है वो भाषाई आधार पर होने से क्या हो जाएगा, अलगाववाद का खतरा हो जाएगा। यानी हर प्रांत या हर राज्य क्या करेगा, अपनी भाषा के आधार पर राज्य के टुकड़े करने की बात कहेगा। तो इस प्रकार से अव्यवस्था और भारत के विभाजन का जो खतरा है वो उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अब सरकार ने क्या किया, चूंकि कांग्रेस उस समय क्या कर चुकी थी, आजादी से पूर्व भाषागत सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी थी, अपने 1920 के अधिवेशन में उसने कहा भी था। इसलिए अब कांग्रेस ने क्या किया, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोई स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया। ना तो ये कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, ना ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। अपितु क्या किया, इस पूरे मामले को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं बोला, इस पे किसी प्रकार का स्टैंड नहीं लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में मद्रास के जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके द्वारा अलग से, पहले मद्रास नाम का एक प्रांत हुआ करता था दक्षिण भारत में, उस मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषा भाषी थे, तेलुगु बोलने वाले निवासी थे, उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर हमारे लिए एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए इन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन का नाम था आंध्र आंदोलन। तो आंध्र आंदोलन नाम से एक आंदोलन यहाँ छेड़ दिया गया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम से एक नए राज्य का गठन किया जाए। जबकि कांग्रेस की नीति हम देख चुके थे कि पहले कांग्रेस ने भाषागत आधार पर प्रांतों के निर्माण की बात कही, लेकिन आज़ादी के बाद तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए अव्यवस्था और विभाजन के डर से क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, वहां पर कोई स्टैंड नहीं लिया। अब छिड़ जाता है आंदोलन, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। यह आंदोलन छिड़ जाने के कारण सरकार अब इस पे क्या स्टैंड लेती है, 1948 में एक आयोग गठित करती है इस बारे में, और उस आयोग को जाना जाता है धर आयोग के नाम से। अब ये धर आयोग क्या कह देता है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो, किस आधार पर हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। असंतोष और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग भारत में हो रही थी। और ये जो कमेटी है धर आयोग, जो इस संदर्भ में गठित किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हो, उसने क्या सिफारिश दे दी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। फिर 1949 आता है और पुनः एक कमेटी बनती है, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और क्या होता है, पट्टाभी श्री रामालू की सदस्यता में एक कमेटी बनती है। किसके लिए, कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए क्या बनी जाती है, एक और कमेटी सरकार द्वारा बना दी जाती है। अब इस कमेटी के जो एक सदस्य थे पट्टाभी श्री रामालू, ये क्या करते हैं, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करते हुए किस पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और इस भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के कारण दक्षिण भारत में हिंसा का जो वातावरण है वो बन जाता है। एक बार फिर से जोर शोर से मांग उठती है आंध्र प्रदेश के गठन की, और इसी के मद्देनजर सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम नाम से एक एक्ट पारित करना पड़ता है। और इस एक्ट के माध्यम से आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य भारत में बनता है जिसका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश नाम से एक नए राज्य का गठन भारत में कर दिया जाता है। तो पहला ऐसा राज्य भारत में, जो पहला राज्य पुनर्गठन के परिणाम से बनता है वो कौन सा, आंध्र प्रदेश, 1953 में बनता है और भाषाई आधार पर बनता है। अब भाषाई आधार पर जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मांग पहले से उठ रही थी। अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भी, अलग अलग राज्यों द्वारा भी मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन उनके यहाँ भी कैसे किया जाए, भाषाई आधार पर किया जाए। तो इन सब के मद्देनजर 1953 में सरकार क्या करती है,
राज्य पुनर्गठन आयोग बनाती है। क्या बनाती है? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाती है। आगे की घटनाएं देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन 1953 में किया गया था, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तो फजल अली होते हैं, और सदस्य के रूप में इसमें पणिकर और कुंजरू नाम के जो नेता हैं वो उस समय क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। आप देखते हैं इस पुनर्गठन आयोग ने किस प्रकार की सिफारिशें दी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए बना, वो अपनी सिफारिश देता है और कहता है कि राज्यों का जब पुनर्गठन किया जाए तो उसमें भाषा एक प्रमुख आधार होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या बोलता है ये साथ में कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक राज्य एक भाषा, यानी जो भाषा जो राज्य बोले उस भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दो, ऐसा भी नहीं। लेकिन भाषा को देखा जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार हो कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग संभव हो तो एक ही राज्य में क्या किए जाएं? शामिल किए जाएं। और जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाए उसमें यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार से देश की एकता और अखंडता प्रभावित न हो। देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसने कहा कि भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता या वित्तीय या प्रशासनिक सुगमता को भी दिखाया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, और साथ ही साथ वित्तीय और प्रशासनिक सुगमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी केवल भाषाई एक आधार ना हो, अपितु वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी देखा जाए और सभी लोगों के लिए व्यवस्था ऐसी हो कि वो कल्याणकारी हो। इस प्रकार की सिफारिशें दी गई। केवल एक भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया गया और साथ ही साथ प्रशासनिक और वित्तीय सुविधाएं देखने की बात भी कही गई। और ये सब सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठन के संबंध में संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन था कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। क्या किया गया इस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से? आइए देखते हैं। 1956 में ये पारित होता है। 1953 में आयोग बनता है, पुनर्गठन के लिए सिफारिशें देता है। सिफारिशों के आधार पर सरकार कदम उठाती है, 7वां संविधान संशोधन करती है, और उसमें ये व्यवस्था करती है कि पहले से चली आ रही जो व्यवस्था थी, पहले क्या व्यवस्था थी कि 1 नवंबर 1956 से पहले भारत के जितने भी राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाता था, ए, बी, सी और डी। इस कैटेगरी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस कैटेगरी को समाप्त करके अब 2 प्रकार के राज्य भारत, 2 प्रकार के क्षेत्र भारत में बनाए गए। एक क्षेत्र राज्य कहलाते थे और दूसरे क्षेत्र क्या कहलाते थे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। 2 प्रकार के क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। राज्यों के अंतर्गत 14 राज्य उस समय शामिल थे और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय सम्मिलित थे। ये स्थिति कब की है? 1 नवंबर 1956 की। आइए अब देखते हैं उससे आगे क्या होता है। अब देखिए, भाषावार पुनर्गठन जैसा मैंने आपको बताया था किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के जब भाषावार पुनर्गठन किया गया तो एक तरीके से कांग्रेस द्वारा मौन स्वीकृति प्रदान की गई। किसको? राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के सिद्धांत को क्या की गई? एक प्रकार से इस सिद्धांत को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि इसका तात्पर्य ये नहीं होगा कि सभी जो राज्य हैं जहां जहां भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठेगी उसको क्या कर दिया जाएगा? संतुष्ट कर दिया जाएगा और नए राज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है। अब इस भाषा के आधार पर जब पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का हुआ, उससे फायदा क्या हुआ? सरकार ने एक कदम उठाया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम से नया राज्य बना दिया। तो उसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि भाषाई पुनर्गठन के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग काफी पहले से चली आ रही थी। कांग्रेस भी उस चीज को स्वीकार करती थी अपने पिछले कुछ अधिवेशनों में, स्वतंत्रता से पहले के अधिवेशनों में। तो भाषाई पुनर्गठन का परिणाम ये हुआ कि देश में, अब हम जैसा हमने देखा है कि भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है। विभिन्न प्रकार के संस्कृति, लिपि, बोलियां भारत में क्या है? प्रचलित हैं अलग अलग हिस्सों में। तो उससे हुआ क्या? जब भाषावार पुनर्गठन के सिद्धांत को अपना लिया गया तो सभी लोगों को इससे संतुष्टि मिली कि आज नहीं तो कल उनका क्या है? भाषा के आधार पर उनके राज्य को मान्यता मिलेगी। और इससे परिणाम ये निकला कि लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो मजबूत हुआ। क्यों? क्योंकि विभिन्नताओं को एक प्रकार से स्वीकृति मिली, विविधताओं को स्वीकृति मिली और विविधता में एकता निकल के आई कि विविधता है लेकिन उन विविधताओं को देश की एकता के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। और इससे क्या हुआ? लोकतंत्र को भी मजबूती मिली। कैसे मजबूती मिली? क्योंकि विविधता में क्या था?
अलग अलग हिस्सों से अलग अलग मांगे उठी, तो उन मांगों को जब क्या हो गया, उचित मांगों को जब संतुष्ट कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहेगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा। इससे लोकतंत्र भी क्या हुआ, मजबूत हुआ। और भारत की एकता अखंडता जिसके लिए खतरा माना जा रहा था भाषाई पुनर्गठन, वो खतरा वहां उससे नहीं हुआ, जबकि उससे मजबूती और मिली। अर्थात भाषाई आधार पर पुनर्गठन के सिद्धांत को जब स्वीकार किया गया तो उससे उसमें पहले ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इससे क्या हो जाएगा, भारत की एकता और अखंडता को क्या होगा, खतरा होगा। लेकिन वो खतरा होने की जगह भारत की एकता और अखंडता हमको देखने को मिली है। आगे हमें परिणाम भी इसके देखने को मिले कि उससे और ज्यादा भारत की एकता और अखंडता जो है वो मजबूत हुई। अब बात करते हैं आगे की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हो चुका था। अलग अलग हिस्सों से फिर क्या उठ रही थी, मांगे उठ रही थी कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए राज्यों का। और कुछ राज्य भाषा के अलावा अन्य आधारों पर भी पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। अब इन पुनर्गठन की मांगों के मद्देनजर समय समय पर फिर क्या किया गया, नए राज्यों का आंध्र प्रदेश के पश्चात भी निर्माण किया गया। आइए देखते हैं कब कब किन किन राज्यों का निर्माण इसके तहत किया गया। सबसे पहले दादर नागर हवेली नाम का जो क्षेत्र है भारत का, जो क्या था, पुर्तगाली क्षेत्र था। अर्थात ये पुर्तगाल के उपनिवेश रहे थे। कौन से क्षेत्र, दादर नागर हवेली। अब पुर्तगाली कब्जा इन पे था कब तक, 1954 तक। 1954 में इनको क्या कर दिया गया, यहाँ स्थानीय शासन प्रारंभ कर दिया गया। क्या प्रारंभ कर दिया गया, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया। हाँ, पुर्तगाली क्षेत्र थे 1954 तक। 1954 में स्थिति क्या करी, बदली गई और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन चालू किया गया पहले तो। फिर उसके बाद में 10वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में, और दादर नागर हवेली को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना के भारत में क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। ये बात हुई कब, 1961 में। उसके बाद गोवा और दमन दीव नाम का जो क्षेत्र था, वहां पर भी क्या था, पुर्तगाली प्रभाव था। पुर्तगाल के क्या थे, उपनिवेश थे। पुर्तगाली क्षेत्र का आधिपत्य, पुर्तगालियों का क्या था यहाँ पर, आधिपत्य था। 1961 में इस क्षेत्र को भी पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में क्या कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है। फिर 12वां संविधान संशोधन इस संदर्भ में 1962 में किया जाता है, और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। और बाद में 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से क्या बना दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है। यानी गोवा और दमन दीव का जो क्षेत्र है उसको पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश या यूटी के माध्यम से भारत में शामिल किया जाता है। लेकिन कालांतर में 1987 में गोवा यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। अब इसी प्रकार का एक क्षेत्र था पांडिचेरी, जो कि फ्रांस के प्रभाव में था, फ्रांस का उपनिवेश था। 1961 में क्या कर दिया जाता है, पांडिचेरी को पांडिचेरी अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन बाद में 14वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को अब भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये थी 1962 तक की कुछ स्थितियां कि किस किस प्रकार से कौन से राज्य को भारत में किस प्रकार से विलय किया गया। आगे देखते हैं 1960 में क्या होता है, बंबई में क्या होता है, गुजराती भाषी जो लोग हैं उनके द्वारा एक आंदोलन छेड़ा जाता है। और गुजराती भाषी लोग क्या करते हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं। तो गुजराती भाषियों द्वारा ये जन आंदोलन चलाया जाता है। इसके फलस्वरूप 1960 में बंबई से गुजरात नाम से एक अलग राज्य बना दिया जाता है। तो 1960 में बंबई से अलग होकर क्या बनता है, गुजरात बनता है। फिर उसके बाद पंजाब में भी इस प्रकार की मांग उठती है, और जो पंजाब में पंजाबी भाषी लोग हैं वो अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। अब पंजाबी भाषी जो लोग हैं वो अलग राज्य बनाने की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि तत्कालीन पंजाब में यानी 1966 से पहले के पंजाब में हरियाणा भी किसमें सम्मिलित था, पंजाब में सम्मिलित था। 1966 में फिर पंजाब का क्या कर दिया जाता है, विभाजन करके 3 राज्य बनाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश
या यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी बना दिया जाता है। तो 1966 में हरियाणा और हिमाचल नाम से दो नए राज्य और एक चंडीगढ़ नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनता है। उसके बाद वापस पूर्वोत्तर की तरफ हम आते हैं। पूर्वोत्तर जहां पहले से ही विवाद चला आ रहा था, मणिपुर का विलय भी बड़ा कठिन था। अब पूर्वोत्तर में एक ही बड़ा राज्य उस समय था 1963 से पूर्व, उसका नाम था असम, और दूसरा ऐसा राज्य था मणिपुर। अब असम क्या होता है, असम को 1963 में दो राज्यों में तोड़ दिया जाता है, एक तो असम और दूसरा क्या, नागालैंड। ठीक है, असम और नागालैंड। तो पहला विभाजन असम का कब होता है, 1963 में। 1963 में विभाजित होकर असम और नागालैंड नाम के दो राज्यों में टूटता है। फिर ये जो विभाजित असम है इसका पुनः 1972 में विभाजित होता है, और पुनः यहां से क्या निकलते हैं, तीन क्षेत्र निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो मेघालय और दूसरा मिजोरम। मिजोरम उस समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या करता है, निकलता है किससे, असम से। लेकिन बाद में 1987 में क्या बना दिया जाता है, मिजोरम को भी किसकी कैटेगरी दे दी जाती है, राज्य में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश भी तत्कालीन असम से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निकलता है, लेकिन 1987 में इसे भी क्या बना दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है। तो असम का दो बार विभाजन हुआ, एक बार कब हुआ, 1963 में, और 1963 में जो विभाजन हुआ उससे क्या बना, नागालैंड नया राज्य बना। फिर वापस से विभाजन होता है और तीन नए क्षेत्र बनते हैं, मेघालय राज्य, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश और अरुणाचल केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल और मिजोरम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको 1987 में क्या बना दिया जाता है, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सिक्किम की। अब सिक्किम की कहानी भी थोड़ी अलग है। सिक्किम क्या था, संरक्षित राज्य के रूप में, संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संरक्षित राज्य का जो कैटेगरी थी इसकी, उस संरक्षित राज्य की कैटेगरी से इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, सहायक राज्य बना दिया गया। यानी 1974 तक भी सिक्किम पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल नहीं था। फिर बाद में सिक्किम में क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया इस संदर्भ में कि क्या सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और पूर्ण राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जनमत संग्रह का परिणाम यह हुआ कि सिक्किम की अधिकांश जनता ये चाहती थी कि सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाए। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो सिक्किम की स्थिति पहले कैसी थी, संरक्षित राज्य की, फिर 35वें संविधान संशोधन से सहायक राज्य बना, और फिर उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन से ये किस प्रकार का राज्य बनता है, पूर्ण राज्य बनता है। ये हुई सिक्किम की कहानी। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है, और जो दिल्ली थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, एनसीआर दिल्ली कर दिया जाता है। नया क्षेत्र, नया राज्य यहाँ नहीं बनता, नया केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनता, केवल दिल्ली का नाम बदल के एनसीआर दिल्ली कर दिया जाता है। फिर विभाजन होता है 2000 में, वर्ष 2000 में विभाजन होता है, और क्या, बिहार से एक नया राज्य निकलता है, झारखंड। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से एक नया राज्य निकलता है, कौन सा, छत्तीसगढ़। तो 2000 में दो नए राज्य बनते हैं, कौन कौन से, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड बनता है बिहार से, छत्तीसगढ़ बनता है एमपी या मध्य प्रदेश से। पुनर्गठन होता है 2014 में, और आंध्र प्रदेश से निकलता है एक नया राज्य, कौन सा राज्य, तेलंगाना राज्य निकलता है। और 2014 के बाद में अगला जो पुनर्गठन होता है, बहुत ही विशेष पुनर्गठन, काफ़ी चर्चा देश में इस पुनर्गठन की होता है, और इसमें क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर जो राज्य होता है, उस जम्मू कश्मीर राज्य से दो नए केंद्र शासित प्रदेश निकलते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश। अब जो जम्मू कश्मीर नाम का केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है उसमें क्या होगी, विधानसभा भी होगी। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ साथ में विधानसभा भी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर तो क्या होगा, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। और इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए एक एक्ट संसद में पारित किया गया, और वो एक्ट था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा
क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में विस्तार से बात कि ये सारा प्रक्रिया कैसे हुई और इतिहास इस बारे में क्या था, अलग से हम क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में चर्चा करना काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हम पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है दादर नागर हवेली की बात। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव हमने देखा दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया और दोनों के मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली व दमन दीव नाम से एक केंद्र शासित बना दिया गया। तो अब स्थिति क्या है वर्तमान में कि वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं, 28। क्यों, क्योंकि नए राज्य जो बने, जम्मू कश्मीर जो नया राज्य था उस सहित, जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था उस सहित भारत में कितने राज्य थे, 29। तो एक राज्य कम हो गया तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28। इससे पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 और दो नए बन गए थे, कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो संख्या कितनी हो गई थी, 9। लेकिन वापस से दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो संख्या अब कितनी हो गई, 9 में से 1 8। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश तो कितने हैं, 8 और राज्य कितने हैं, 28। तो ये थी राज्यों के पुनर्गठन की पूरी कहानी। आज़ादी के पूर्व से लेकर हमने बात की भारत के विभाजन किस प्रकार से हुआ और विभाजन के पश्चात वापस से राज्यों का जो पुनर्गठन है भारत में अलग अलग कालक्रमों में किस परिस्थितियों में और कैसे किस प्रकार हुआ, इन सभी के ऊपर हमने आज की क्लास में चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।